नमस्कार। आज के ई व्याख्यान में हम सन 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्थान के राजपूत राज्यों के साथ की गई संधियों का अध्ययन करने की श्रृंखला में मेवाड़ के साथ हुई संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। दिसंबर 1817 से 1823 के मध्य राजस्थान के लगभग सभी राज्यों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधियां संपन्न की। कोटा, बूंदी, सिरोही, उदयपुर, किशनगढ़, जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर सभी राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता और सहयोग की संधियों से आबद्ध हो गए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय के साथ शुरू हुई मानी जाती है। 1757 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिंग फेंस पॉलिसी, सुरक्षित घेरे की नीति का पालन किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत साम्राज्य के विस्तार को समझने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटेन स्थित उनके संगठन से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। विश्व के वाणिज्यवादी दौर में जो 15वीं से 17वीं शताब्दी तक चला, सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का चार्टर दिया गया। इस चार्टर में अंतर्निहित होता था कि ये कंपनी भारत में आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यहाँ के राजाओं के साथ संबंध स्थापित करे, संधियां करे, क्षेत्रों को प्राप्त करे, उन क्षेत्रों और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक शक्ति का प्रबंध रखे। भारत के राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना व्यापार करने के लिए भारतीय राजाओं के समक्ष याचक की भूमिका में नहीं रहना पड़ता। इस विचार के अंतर्गत 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा से प्रारंभ होकर क्रमशः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लंदन स्थित उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित कर दिया गया था। यानी अब भारत में रहने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में बनाया गया, के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति मिलना जरूरी था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस शुरुआती दौर में देसी
राज्यों के मामलों में कंपनी को अधिक उलझने देना नहीं चाहते थे। इसलिए जितना क्षेत्र उनके पास था उसे सुरक्षित घेरे में रखने यानी उसकी सुरक्षा करने के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति से अपने आप को बचाए रखा। लेकिन भारत में अपने स्थापना के दौर में कंपनी के लिए देशी रियासतों के साथ संबंध स्थापित करना इसलिए जरूरी हो जाता था क्योंकि अगर भारतीय राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता तो या तो वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हानिकारक साबित हो जाते अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए किसी न किसी प्रकार के राजनीतिक संबंधों को स्थापित करना ही था। इसलिए क्रमशः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। 1798 में आए गवर्नर जनरल वेलेजली ने सहायक संधि की प्रथा का शुरुआत करके भारत के राज्यों को कंपनी के संरक्षण में लेने की कोशिश की। उसने मध्य भारत में, गुजरात में और राजस्थान में बड़ी संख्या में राज्यों के साथ सहायक संधियां की। इन सहायक संधियों की मुख्य बात यह होती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन राज्यों की जिनके साथ संधि संपन्न की जानी है की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लेगी जिसका मूल्य उन्हें चुकाना होगा। ये राज्य जिनके साथ संधि की जानी है अपने वैदेशिक संबंधों का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी उनके राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये राजपूत राज्य आवश्यकता होने पर कंपनी को सैनिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। कंपनी उन राज्यों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सहायक संधि प्रथा का एक दूसरा बड़ा लक्ष्य यह भी था, उद्देश्य यह भी था कि इस समय नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस का विस्तार यूरोप और एशिया में होने जा रहा था। सहायक संधि के माध्यम से दूसरे राज्यों में फ्रांसीसियों अथवा अन्य यूरोपियन शक्तियों के प्रवेश को रोककर भारत में ब्रिटेन फ्रांस के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा में मजबूत साबित होना चाहता था। इसलिए वेलेजली के समय में की गई सहायक संधियां कंपनी का प्रभुत्व स्थापित होने की दिशा में एक बड़ा कदम थी। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने वेलेजली की नीति को बहुत अधिक अग्रगामी मानकर उसे वापस ले लिया। इसलिए 1813 तक जब तक कि लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं आए बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर और उन्होंने पुनः कंपनी को भारत की सर्व प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक शक्ति बनाने की दिशा में काम करना शुरू नहीं किया और इसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति भी प्राप्त कर ली, तब तक कंपनी ने सुरक्षित घेरे की नीति का पालन किया। अब 1813 से 1857 तक, जब तक कि 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधीनस्थ अलगाव की नीति का पालन किया। यानी जो संधियां लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा की गई वो मुख्य रूप से वेलेजली की सहायक संधि की प्रथा पर ही आधारित थी। लेकिन
संधि करने वाले राज्यों को एक दूसरे से अलग किया गया, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनके प्रशासनिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। यह सबऑर्डिनेट आइसोलेशन या अधीनस्थ अलगाव की नीति मानी जाती है, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने के साथ प्रारंभ होकर 1857 की क्रांति तक जाती है। लॉर्ड हेस्टिंग्स किस प्रकार इस प्रकार की अग्रगामी नीति अपनाने के लिए में कामयाब हो सका और उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति भी प्राप्त कर सका, इसके लिए एक तात्कालिक कारण भारत की राजनीति में उस समय मौजूद था और यह कारण राजस्थान के राज्यों के संदर्भ में बहुत अधिक प्रासंगिकता रखता था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राजपूताना के राज्य मराठों के आक्रमणों, लूट खसोट से आतंकित रहे थे। मराठों के पश्चात अमीर खान पिंडारी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजपूत राज्यों के लिए प्रमुख समस्या बना हुआ था। पिंडारियों का दमन करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स को आदेश मिले। अमीर खान पिंडारी और उसके सहायकों का दमन करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों से भी संधियां की। 1817-18 के दौर में पिंडारियों के खिलाफ सैनिक अभियान आयोजित किया गया। 1817-18 के दौर में ही मराठों के साथ भी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया, क्योंकि राजस्थान के राज्य मराठों और पिंडारियों के आक्रमणों से ही आतंकित थे, इसलिए दोनों ही के विरुद्ध राजपूत राज्यों की सहायता की आकांक्षा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई। इस प्रकार मराठा और पिंडारी समस्या का अंत करने के दृष्टिकोण से लॉर्ड हेस्टिंग्स राजपूताना के राज्यों के साथ संधियां करने की अनुमति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से प्राप्त कर सका और इससे पूर्व कि लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बहुत अग्रगामी प्रतीत होने लगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने त्वरित गति से संधियां करते हुए राजपूताना के राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया और न केवल मराठों के विरुद्ध विजय प्राप्त करके उन्हें छोटे छोटे गैर मामूली राज्यों के रूप में स्थापित करके छोड़ दिया, वरन पिंडारियों को भी टोंक की रियासत के रूप में स्थापित करके उस समस्या का भी अंत कर दिया। तो राजपूत राज्यों के साथ की जाने वाली 1818 की ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियां एक बृहत्तर नीति का अंग थी, जिसकी बात हमने अभी की है। इन राज्यों के साथ संधियां करने के कारण जो थे, कुछ सर्वव्यापी थे और कुछ व्यक्तिगत थे। सर्वव्यापी कारणों को सार रूप में हमने देखा है। इसको अगर थोड़ा और विस्तार में देखें तो यह सिद्ध होगा कि किस कारण से राजपूत राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त करने के लिए आतुर थे और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियां, सहायक संधियां, अधीनस्थ संधियां क्यों स्वीकार कर ली। राजपूताना के राज्य आपसी संघर्षों में आबद्ध थे। इन संघर्षों ने ही उन्हें मराठों को आमंत्रित करने पर मजबूर किया था और मराठों के चंगुल से निकलने के लिए उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले
मदद की याचना की। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आ गया, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया। समस्या इससे अधिक भी थी। राजपूत राज्यों के आंतरिक संरचना में अंतर्निहित थी। राजपूत राजा और उनके सामंत परस्पर संघर्ष में लगे रहे थे। मुगल साम्राज्य के क्षीण होने के साथ ही यह मराठों को आमंत्रित करने वाला एक कारण भी था, और मराठों का प्रभुत्व स्थापित होने के पश्चात मराठों के द्वारा पक्ष परिवर्तन करके अथवा किसी पक्ष का साथ देकर और दूसरे पक्ष का विरोध करके इस संघर्ष को बनाए रखा गया था। इस कारण से राजपूत राज्य दीन स्थिति में थे। राजपूत शासक दीन स्थिति में थे, क्योंकि वे अपने सामंतों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे और मराठा प्रभुत्व समस्याओं का समाधान करने की अपेक्षा समस्याओं को बढ़ाने वाला साबित हो रहा था। अमीर खान पिंडारी ने मराठा समस्या को आगे तक विस्तारित कर दिया, यानी मराठों के आक्रमण के कम होने की अवस्था में अमीर खान पिंडारी की लूट खसोट बढ़ गई। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी की हत्या के रूप में देखने को मिला। जबकि अमीर खान पिंडारी उदयपुर, जयपुर और मारवाड़ के शासकों को आपस में उलझा कर अंततः कृष्णा कुमारी के विवाह का प्रश्न का समाधान नहीं कर सका, और अंततः इस समस्या का समाधान कृष्णा कुमारी को विष देकर हुआ। इन समस्त कारणों से राजपुताना के राज्यों की सामान्य स्थिति का भी पता चलता है, और खास तौर से उदयपुर की स्थिति का पता चलता है। इन कारणों के बदौलत राजपुताना के राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति सहायता के लिए याचक बने हुए थे। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां स्वीकार कर ली, और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में यह परिवर्तन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आया, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक शक्ति बनाना चाहता था। यह ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि हमने बात की, कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बेहतर उद्देश्य का एक छोटा अंग राजस्थान के राज्यों के साथ की गई संधियां थी। 1803 ईस्वी में दूसरे मराठा युद्ध का समापन होने पर दिल्ली पर कंपनी के द्वारा अधिकार कर लिया गया था, और यहां पर नियुक्त होने वाले एजेंट राजपूत राज्यों को अपने संरक्षण में लेने की लगातार वकालत कर रहे थे। लेकिन हस्तक्षेप की नीति का पालन करने के कारण ना तो बंगाल के गवर्नर जनरल, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ना ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन एजेंट्स की सुनवाई कर रहा था। 1817-18 ईस्वी में मेटकॉफ दिल्ली के 1811 ईस्वी में एजेंट बने थे, और जब पिंडारी और मराठों के प्रश्न को लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया, तब दिल्ली के रेजिडेंट मेटकॉफ अपनी अपने तर्क को सही साबित करने में समर्थ हुए, और मेटकॉफ तथा कर्नल जेम्स टोड के प्रयत्नों से राजस्थान के राज्यों के साथ
संधियां संपन्न की गई। हम ये बता चुके हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली पहला गवर्नर जनरल था जिसने सहायक संधियों की शुरुआत की। उसने मराठों के साथ दूसरा युद्ध भी लड़ा और दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात दिल्ली पर तो अंग्रेजों का अधिकार बनाए रखा गया, लेकिन क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल लॉर्ड वेलेस्ली की नीति को बहुत अधिक अग्रगामी मानता था, इसलिए उसके पश्चात आने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉर्ज बार्लो के माध्यम से वेलेस्ली की नीति को पलट दिया गया। दूसरे मराठा युद्ध जो 1802-3 में चला था के द्वारा राजपूत राज्यों पर से मराठा सरदारों सिंधिया, पेशवा, होलकर, पवार के संरक्षण को समाप्त कर दिया गया था और कुछ राजपूत राज्यों के साथ संधियां संपन्न कर ली गई थी। यह संधि सर्वप्रथम भरतपुर के राज्य के साथ हुई, जिसे बाद में परिवर्तित किया गया। उसके पश्चात अलवर, जयपुर और जोधपुर के राज्यों के साथ भी संधियां हुई, लेकिन क्योंकि वेलेस्ली की नीति को पलट दिया गया था, इसलिए कॉर्नवालिस के द्वारा यह सूचना दी गई कि जय कि राजस्थान के राज्यों के साथ जो संधियां की गई हैं वो अप्रभावी रहेंगी, केवल अलवर के साथ हुई संधि चलती रही। 1798 से 1805 वेलेस्ली का काल था। वेलेस्ली के बाद कुछ समय के लिए कॉर्नवालिस के बाद जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो 1807 तक और 1807 से 13 तक मिंटो, लॉर्ड मिंटो बंगाल के गवर्नर जनरल बने। 1805 से 1813 तक कंपनी पुनः सुरक्षित घेरे की नीति में चली गई। 1813 से पुनः लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी रहा, पुनः कंपनी ने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। इसमें दिल्ली के रेजिडेंट्स के द्वारा दिए जाने वाला तर्क इसे बल प्रदान कर रहा था। मराठा और पिंडारी समस्या को लेकर वो अपने गृह देश से अनुमतियां प्राप्त कर सके और अगर राजस्थान के राज्य उनके संरक्षण में आते तो राजस्थान के पार पंजाब और सिंध में भी कंपनी के प्रभाव, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को फैलाने में मदद मिलती। इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि कंपनी को भारत की सर्वप्रमुख नीति बनाना चाहता था, अगर अपने गृह देश से उसे किसी भी कारण से अनुमति मिल जाती, जैसा कि पिंडारी तथा मराठा प्रश्न को लेकर मिली, उस नीति के आवरण में, उस अनुमति के आवरण में वह अपने मंतव्यों को पूरा कर लेना चाहता था। इन समस्त कारणों से 1818 में देशी राज्यों के साथ संधियां संपन्न करने की भूमिका बन रही थी। मेवाड़ के साथ संधि की गई। मेवाड़, मारवाड़ और कोटा, 3 संधियों का अध्ययन आपके सिलेबस के अंतर्गत है। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने 1805 ईस्वी में कंपनी से सहायता की अथवा संधि के अंतर्गत ले लेने की याचना की, परंतु हस्तक्षेप की नीति का पालन करने के कारण और राजपूत राज्यों का संरक्षण पुनः सिंधिया को सौंप दिए जाने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हुई। मेवाड़ के राज्य में पिछले काफी लंबे समय से संघर्ष के दौर चल रहे थे। ये कई प्रकार के संघर्ष थे। संघर्ष महाराणा और उनके सामंतों के बीच में थे। संघर्ष महाराणा
और उनके राजकुमारों के मध्य भी थे। संघर्ष सामंतों के विभिन्न दलों, शक्तावतों और चुंडावतों के मध्य भी थे। ये आंतरिक कारण थे जिनका समाधान मेवाड़ के महाराणा अपने दम पर नहीं कर पा रहे थे। बाहरी कारण मराठों और पिंडारियों के आक्रमणों और लूट खसोट के रूप में थे। सिंधिया होलकर मराठा सरदार, अमीर खान पिंडारी, जमशेद खान ये पिंडारी सरदार, दिलेर खान, बापू सिंधिया, लखवा दादा ये आक्रमणकारी सेनापति जो पिंडारी या मराठा थे से मेवाड़ का राज्य आक्रांत था। कहने का तात्पर्य यह है कि मेवाड़ का राज्य ऐसी आंतरिक और बाहरी समस्याओं का सामना कर रहा था जिनका समाधान करने के लिए वह अपने दम पर समर्थ नहीं था और जिस शक्ति की सहायता वे इस समय ले सकते थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसलिए कंपनी के साथ संधियां करने के प्रयत्न उनके द्वारा जारी थे। क्योंकि 1818 ईस्वी में कंपनी की नीति में परिवर्तन आया, इसलिए मेवाड़ के राज्य के साथ 12 जनवरी 1818 को संधि संपन्न की गई। इस संधि की धाराओं को हम बिंदु दर बिंदु देखेंगे। दोनों राज्यों के, दोनों शक्तियों के मध्य यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और मेवाड़ के राज्य या मेवाड़ के महाराजा के मध्य मित्रता, सहयोग और एकता सदैव के लिए बने रहेंगे। प्रथम बिंदु है। द्वितीय बिंदु कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने और मेवाड़ के महाराणा की तरफ से ठाकुर अजित सिंह ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। तृतीय बिंदु यह संधि जो 12 जनवरी 1818 को लिखी गई, 22 जनवरी 1818 ईस्वी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। ये तीन बिंदु इसके शुरू होने से इसके मान्यता प्राप्त करने तक के इसके वर्णन को बताते हैं। अब हम संधि की धाराओं को देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और मेवाड़ के महाराणा के मध्य मित्रता, सहयोग और स्वार्थों की एकता सदैव के लिए बनी रहेगी। दूसरा बिंदु, एक के मित्र दूसरे के मित्र, एक के शत्रु दूसरे के शत्रु समझे जाएंगे। तीसरा बिंदु, मेवाड़ के महाराणा ब्रिटिश ताज की प्रभुसत्ता को स्वीकार करेंगे और उनकी अधीनता में सहयोग करेंगे। चौथा बिंदु, मेवाड़ के महाराणा दूसरे राज्यों के साथ कोई संबंध अगर स्थापित करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, यानी उनकी वैदेशिक नीति का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। पांचवा, वे कोई संधि अथवा समझौता किसी पड़ोसी अथवा दूसरे राज्य के साथ नहीं कर सकेंगे, लेकिन अपने मित्रतापूर्ण सामान्य संबंधों को पहले की भांति जारी रख सकेंगे। छठा बिंदु, मेवाड़ के महाराणा किसी राज्य के प्रति कोई आक्रामक कार्यवाही नहीं करेंगे। अगर कोई विवाद किसी पड़ोसी राज्य के साथ उत्पन्न होता है तो उसे मध्यस्थता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सुपुर्द करेंगे। सातवां पॉइंट, मेवाड़ के राज्य के कुल राजस्व का 1/4 भाग प्रथम 5 वर्षों के लिए
ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। आगे आने वाले वर्षों में सदैव के लिए मेवाड़ के राजस्व का 3/8 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। 8वां बिंदु, मेवाड़ के महाराणा किसी अन्य शक्ति को खिराज के भुगतान कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेंगे। अगर कोई शक्ति मेवाड़ के महाराणा से कर अथवा राजस्व का भुगतान प्राप्त करने का दावा करती है तो उसका जवाब ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। 9वां पॉइंट, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा ने कंपनी को यह निवेदन किया है कि उनके कुछ क्षेत्र कुछ राज्यों के द्वारा अवैध तरीके से हस्तगत कर लिए गए हैं और उन्हें वे वापस प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए स्थिति से पूर्णतया अवगत न होने के कारण अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस संबंध में कुछ कहने में असमर्थ है। लेकिन अगर सही पाया गया तो प्रयत्न करके मेवाड़ को उसके इलाके पुनः प्राप्त कराए जाएंगे। शर्त यह होगी कि उन पुनः प्राप्त किए गए क्षेत्रों के राजस्व का भी 3/8 हिस्सा कंपनी के को भुगतान किया जाएगा। 10वां पॉइंट, मेवाड़ के महाराणा कंपनी को यथासंभव सैनिक सहायता आवश्यकता होने पर देंगे। अंतिम बिंदु, मेवाड़ के महाराणा अपने राज्य के पूर्ण शासक बने रहेंगे और कंपनी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने से अपने आप को अलग रखेगी। इस प्रकार कुल 11 शर्तों के माध्यम से संधि का मूल ढांचा तैयार किया गया। 1 महीने का समय मेवाड़ के महाराणा को इस संधि का अनुमोदन करने के लिए दिया गया। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस समयावधि के अंतर्गत ही इस संधि को मान्यता प्रदान करके उसकी प्रतियां एक दूसरे को समर्पित कर दी और इस प्रकार मेवाड़ का राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे के साथ संधि से आबद्ध हो गए। संधि संपन्न हो जाने के पश्चात कर्नल टोड को मेवाड़ के रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 8 मार्च 1818 ईस्वी को कर्नल टोड ने मेवाड़ के एजेंट के रूप में अपना कार्यभार संभाला, जहां उन्हें शानदार स्वागत दिया गया। इस प्रकार राजस्थान का एक गौरवशाली राज्य जिसे मुगलों से लड़ने का गौरव प्राप्त था, मराठों के अंतर्गत अपनी परिस्थितियों से दुर्दशाग्रस्त था। इस दुर्दशा को समाप्त करने के लिए उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण समाप्त किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण इन्हें किस दिशा में ले जाने वाला था, इसकी कल्पना अभी उनके मस्तिष्क में नहीं थी। मेवाड़ के महाराणा ने ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार कर लिया। कंपनी ने उन्हें बाहरी आक्रमणों, आंतरिक अव्यवस्था से रक्षा करने का भरोसा दिलाया और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का भी आश्वासन दिया। मेवाड़ की वैदेशिक नीति कंपनी के हाथों में चली गई। मेवाड़ की सेना कंपनी के इच्छा अनुसार सेवा देने के लिए तैयार की गई। मराठों को दिया जाने वाला राजस्व कंपनी ने अपने लिए रख लिया। यह ऊपरी तौर पर देखा जा सकने वाला मूल्यांकन था,
लेकिन भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अधिकाधिक स्थापित होता गया। तदनुरूप इन राज्यों के प्रति भी कंपनी और उसके पश्चात ब्रिटिश ताज के द्वारा नीति में परिवर्तन किया गया। राज्यों के आंतरिक मामलों में विभिन्न कारणों से हस्तक्षेप किया गया। जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन ने गति पकड़ी, ब्रिटिश ताज और उनकी प्रतिनिधि भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों को उस आंदोलन का सामना करने के लिए ढाल बनाया और इनके साथ सहयोग करना शुरू किया। ये सहयोग भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ उस समय तक चलता रहा और इनकी संप्रभुता को भारत की सरकार में समाहित न करके इन्हें लौटा दिया गया। इसका परिणाम भारत के अनेक टुकड़े होने की आशंका में परिलक्षित हुआ। यद्यपि भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और उनके सचिव वीपी मेनन के नेतृत्व में न केवल भारत की रियासतों वरन राजपूताना की रियासतों का भी राजस्थान राज्य के रूप में विलय करके भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार राजपूत राज्यों के प्रति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति राजपूत राज्यों के प्रति मददगार अथवा उनकी समस्याओं का समाधान करने वाले अथवा उनके लिए सहायक के रूप में न होकर अपने स्वार्थों और आकांक्षाओं से प्रेरित थी और सदैव वैसी ही बनी रही। यह हमने मेवाड़ के केस को देखा। इसके पश्चात हम मारवाड़ और कोटा के साथ की गई संधियों को भी देखेंगे। धन्यवाद।